देखिए तो आपके सवाल का जवाब, सवाल क्या था? सवाल ये था कि जो एक सिंपल सेल बनी थी पहले, उससे प्रेजेंट डे की ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है, ये बायोडाइवर्सिटी है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, ये अपना सवाल था। चलें अपन इसका जवाब देते हैं 1 मिनट में। देखिए सबसे पहले अपन कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं। क्या हमने देखा था कि अपने पास मॉडर्न थ्योरी के 2 पार्ट थे। पहला था केमिकल इवोल्यूशन एंड दूसरा था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इस पूरे के पूरे सीन में, इस पूरी की पूरी स्टोरी में, इस पूरी की पूरी थ्योरी में कहां से कहां तक का पोर्शन है, उसको तो हम केमिकल इवोल्यूशन बोले, किस पार्ट को अपन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोले, एंड किस पार्ट को अपन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोले। क्या बोले? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिएगा प्लीज बेटा, सबसे पहले मैंने कहा कि अर्थ का जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था उसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। दैट इज पहले एटॉमिक स्टेज थी, फिर मॉलिक्यूलर स्टेज आई, सब सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। उन सिंपल से फॉर्मेशन हुआ था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और मैं कहूं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और मैं कहूं जाइंट मॉलिक्यूल्स का। तो हमने बोला कि सबसे पहले हमने बोला कि अपने पास जो यहां पे प्रेजेंट है सिंपल मॉलिक्यूल्स टू कोजरवेट्स, सिंपल मॉलिक्यूल से कोजरवेट्स का जब फॉर्मेशन हुआ, दैट इज प्रोटोबायोंट का जो फॉर्मेशन हुआ, यहां तक के पोर्शन को अपन बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। चले भैया अपन आगे। अब अपने पास कोजरवेट्स बन चुके हैं। आपको पता था कि प्रोटोबायोंट बनने के बाद अपने पास बना था इयोबायोंट, इयोबायोंट के बाद अपने पास बना था फर्स्ट सेल, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। हां कि ना? तो कहने का मतलब कि कोजरवेट जो था, इस कोजरवेट से लेकर सिंपल सेल बनने तक का प्रोसेस, सिंपल सेल बनने तक का जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ था, वो पूरा का पूरा था अपने पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। वो पूरा का पूरा है बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। चले अब अपने पास एक सिंपल सेल बन गई। सिंपल सेल से लेके बाकी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, मतलब करंट में जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, या करंट में प्रेजेंट डे में जो इवोल्यूशन हो रहा है, वो पूरा का पूरा क्या है? वो अपने पास है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब सिंपल सेल टू रिसेंट, और मैं सीधा कहूं प्रेजेंट, और मैं कहूं प्रेजेंट में जो इवोल्यूशन हो रहा है, वो कैसा इवोल्यूशन है? वो अपने पास है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वो कौन सा है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब प्रेजेंट में जो इवोल्यूशन हुआ, वो क्या हुआ? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हां कि ना? अब सवाल ये था कि एक सिंपल सेल से प्रेजेंट डे की जो बायोडाइवर्सिटी, वो कैसे बनी? बेटा मैंने कहा सिंपल सेल बनने के बाद जो इवोल्यूशन हुआ, वो कौन सा हुआ? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ध्यान रखना कि एक सिंपल सेल से प्रेजेंट डे की बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से बनी? वो बनी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से बनी? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से। तो उसका जवाब क्या हुआ? वो हुआ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लेकिन अब एक और सवाल दिमाग में आ गया। क्या आ गया? सर आपने ये तो बोल दिया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से बनी, लेकिन आप ये तो बताइए कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या? बच्चे बात करता हूं मैं यहीं पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बेटा, इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की एक टैगलाइन है। क्या है इसकी? एक टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है इसकी? टैगलाइन है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मतलब ये हुआ
ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो प्रोजेनीज आएंगे, वो कुछ मॉडिफाइड होकर आएंगे। मतलब वो अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंस रखते हुए आएंगे, जो फ्यूचर में चल के एक नई स्पीसीज का ओरिजिन करेंगे। हाँ कि ना? तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब तो यही हुआ। यस कि नो? अब मैं ये कहूं कि जब भी पूछे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, तो आप कहोगे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की टैगलाइन है क्या? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मतलब कि अर्लियर जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, उनसे करंट डे और प्रेजेंट डे के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन हुआ है। उनका क्या हुआ है? फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उन सिंपल ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस आता गया, और उस चेंजेस की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। हाँ कि ना? तो मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं कि अपने पास जो अर्लियर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो अर्लियर सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्मेशन हुआ है किसका? प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का। किसका फॉर्मेशन हुआ है? प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का। अब बोला कैसे हुआ? बोला कि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो थे, जो अपने पास अर्लियर जो ऑर्गेनिज्म है, इन अर्लियर ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस आते गए, और वो चेंजेस आते गए कंटिन्यूअस, जिससे मिलियंस ऑफ ईयर में फॉर्मेशन हो गया किसका? प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का। जब मैंने कहा कि प्रेजेंट में जो हम देख रहे हैं, इस बायोडाइवर्सिटी को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे, तो कहने का मतलब वो चेंजेस फास्ट हुए कि स्लो हुए? वो चेंजेस हुए स्लो, और वो कंटिन्यूअस चेंजेस थे, दैट इज ग्रेजुअल चेंजेस। तो जब भी बोले कि बताओ इन सिंपल, ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, अर्लियर सिंपल ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ, तो मैं कहूं कि ये हुआ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस से, जो कितने दिनों में पूरे हुए? मिलियंस ऑफ ईयर में कंप्लीट हुए। तो मैंने बोला किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू स्लो एंड gradual changes in millions of years. In millions of years. हाँ कि ना? तो जब भी बोले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या, आप कहोगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन है जो प्रेजेंट में हो रहा है, और यही इवोल्यूशन रेस्पॉन्सिबल है हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी के फॉर्मेशन के लिए। किससे? एक सिंपल सेल से ये जो बायोडाइवर्सिटी बनी, ये किसकी वजह से बनी? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से। इसकी टैगलाइन है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। टैगलाइन क्या है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मींस अर्लियर सिंपल ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, वो हुआ ड्यू टू स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन मिलियंस ऑफ ईयर। हाँ कि ना? चलो भैया मैं आगे। तो यहां पे अपनी बात हो गई कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो था उसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ। हाँ कि ना? और करंट में जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब सवाल था सर हम आपकी बात कैसे मान लें कि करंट में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है? पहली बात। एंड और आप कह रहे हो कि जो डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी थी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज थी, इनका फॉर्मेशन भी इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से ही हुआ है। क्या इस बात का भी आपके पास कोई एविडेंस है? हां, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इस बात के फेवर में भी खूब सारे एविडेंस दिए कि भैया ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही है जिसकी वजह से प्रेजेंट डे की बायोडाइवर्सिटी और प्रेजेंट जो स्पीसीज है उनका फॉर्मेशन हुआ। मेरी बात क्लियर है? चले तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो अपने पास एविडेंसेस जो ये प्रूव करे कि जो डाइवर्सिटी बनी, जो बायोडाइवर्सिटी आई, जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज बनी एक सिंपल सेल से, वो किसकी वजह से बनी? वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से बनी।
और करंट में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है। पहला तो हमें ये प्रूव करना है। फिर जब ये बात प्रूव कर लेंगे कि करंट में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज और बायोडायवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से ही आई, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि अर्थ पे ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो साइंटिस्ट लोग डिफरेंट थ्योरीज देंगे और उन थ्योरीज में एक्सप्लेन करेंगे कि भैया अर्थ पे सिंगल सेल बनने के बाद, सिंपल सेल बनने के बाद ये डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडायवर्सिटी है, ये कैसे आई, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम किस बात में करेंगे, एविडेंसेस के बारे में। तो मैं अगले लेक्चर में सबसे पहले शुरुआत करूंगा एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो इस बात को प्रूव करेंगे कि यस, अर्थ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही था जिसकी वजह से ये बायोडायवर्सिटी और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन। अब सवाल अपने दिमाग में, क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था, सर हमें ये बताना था कि हम कैसे मान ले कि अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही है, क्या इस बात का कोई एविडेंस है? तो यस, मैं इसी बात के एविडेंस आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो ये प्रूव करेंगे कि अर्थ पे जो इवोल्यूशन करंट में हो रहा है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। और उसका सबसे पहला एविडेंस है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और उसका सबसे पहला एविडेंस है, उसको हमने बोला बेटा पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस। ये पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस, या मैं सीधा बोलूं इनको एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स, कि फॉसिल्स से हमें क्या एविडेंस मिला। तो फॉसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बात ये करनी होगी कि सर ये फॉसिल जो होते हैं, इन फॉसिल की डेफिनेशन क्या होती है। चले बच्चे, आपने कई बार सुना होगा कि जब हम रॉक्स जो होती है उन रॉक्स को तोड़ रहे होते हैं, उनकी खुदाई कर रहे होते हैं, तो खुदाई के टाइम पे हमें एनिमल्स की बॉडी के कुछ पार्ट लाइक उनका स्केलेटन सिस्टम मींस उनकी बोन, उनके टीथ वगैरह कोई ना कोई चीज मिल जाती है, हाँ कि ना? मिलती है कि नहीं मिलती? यस, मिलती है। तो रॉक्स की जब खुदाई कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमें प्रिमिटिव एनिमल की बॉडी के कुछ हार्ड पार्ट मिले हैं, दैट इज उनकी बोन्स मिली थी, टीथ मिले थे, वो हार्ड पार्ट्स जो हैं, जो हमें मिले हैं, उन हार्ड पार्ट को ही अपन बोल देते हैं फॉसिल्स। क्या बोल देते हैं? फॉसिल्स। तो जब भी पूछे फॉसिल्स की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसी ही कुछ एनसीईआरटी ने लिख रखी है, कह रहा है इंप्रेशंस और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ फास्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने यही तो कहा कि जो ऑर्गेनिज्म पहले बहुत टाइम पहले मर गए थे, उनकी बॉडी के हार्ड पार्ट्स जो होते हैं वो रॉक्स के अंदर मिलते हैं, और उन हार्ड पार्ट्स को ही क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। तो यही तो बात मिले कि या तो उनका कोई इंप्रेशन मिले, कोई मार्क मिले, या फिर उनके बॉडी के हार्ड पार्ट मिले, तो उन हार्ड पार्ट्स को क्या बोल देते हैं अपन? फॉसिल्स। और फॉसिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? फॉसिल मिलते हैं बेटा रॉक्स में। किस में मिलते हैं? रॉक्स में। इसलिए डेफिनेशन क्या हुई? इंप्रेशंस और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ फास्ट ऑर्गेनिज्म कहां प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन द रॉक्स। उन्हीं को क्या बोल देते हैं अपन? फॉसिल्स। क्या बोल देते हैं? फॉसिल्स। अब दिमाग में आया सर, तो अपने पास बात ये हुई कि हम यहां पे जो भी डेटा लेंगे वो फॉसिल से लेंगे, हाँ कि ना? मतलब फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे भैया? फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। तो सवाल यही था कि अगर हमें फॉसिल्स की स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलते हैं? बच्चे, जब भी बात करें आपसे कोई कि आप हमें बताइए स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो होता है, फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बच्चे, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं पैलियोन्टोलॉजी। तो जब भी बात करें स्टडी ऑफ फॉसिल्स तो मैं क्या कह दूं? पैलियोन्टोलॉजी। पैलियो
ऑन्टोलॉजी। तो पैलियोन्टोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट द फॉसिल्स, उसको क्या बोला जाता है? पैलियोन्टोलॉजी। या मैं कहूं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ फॉसिल्स, उसको बोलते हैं पैलियोन्टोलॉजी। अगर वो एक प्लांट फॉसिल होगा तो स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स को बोलते हैं पैलियोबोटनी। क्या बोलते हैं? पैलियोबोटनी। बोटनी कहां से आया? बोटनी वर्ड आया प्लांट से, पैलियोबोटनी, और पैलियो वर्ड का मतलब फॉसिल्स, मींस स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स को बोलते हैं पैलियोबोटनी। अगर वो किसी एनिमल का फॉसिल है तो एनिमल के लिए क्या टर्म आती है? जूलॉजी। जूलॉजी। तो जब भी बात करके चले स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल तो आप कहोगे स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल को बोलते हैं पैलियोजोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलियोजोलॉजी। हाँ कि ना? अब बात ये थी सर, हमने ये बात कर ली कि फॉसिल क्या होता है और ये फॉसिल कहां मिलता है। हाँ कि ना? तो अब ये बताइए कि आपने कहा कि फॉसिल जो है मेरे पास वो रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉक्स में प्रेजेंट है। अब रॉक्स भी कई सारे टाइप्स की होती है, लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये बताइए ना सबसे पहले कि फॉसिल्स जो होते हैं ये कौन से टाइप की रॉक्स में होते हैं? फॉसिल्स कौन से टाइप की रॉक्स में होते हैं? चले भैया बात करते हैं। बच्चे फॉसिल्स जो होते हैं ये फॉसिल्स अपने पास मेनली जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल कौन सी रॉक में प्रेजेंट होते हैं? ये मेनली प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। और फॉसिल वाला जो एविडेंस है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस है जो कि इस बात को प्रूव करता है कि यस अर्थ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही चल रहा है। ये कौन प्रूव करता है? ये प्रूव करता है फॉसिल्स। तो फॉसिल सबसे स्ट्रॉन्ग एंड एररलेस एविडेंस है जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने बोला कि पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस जो थे ये मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस थे किसके फेवर में? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के फेवर में। तो यही बात लिख रखी है अपन ने। क्या लिखा है? फॉसिल आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मैंने भी तो यही कहा कि फॉसिल जो होते हैं वो फॉसिल एविडेंस जो होते हैं वो अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है एंड ये अपने पास एररलेस एविडेंस है। इसीलिए ये क्या हुआ? मोस्ट एक्सेप्टेबल। चलिए भैया अब सवाल ये था कि सर आप पहले ये बताइए कि आपने कहा कि मोस्टली फॉसिल जो प्रेजेंट होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं, बाकी रॉक्स में फॉसिल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। हाँ कि ना? नेग्लिजिबल थी फॉसिल मिलने की प्रोबेबिलिटी। फॉसिल किसमें थे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब पहले तो ये बताइए कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी उनमें फॉसिल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? हाँ कि ना? अब बच्चे सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल का फॉर्मेशन कैसा हुआ होगा इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है। हाँ कि ना? अब रॉक्स कहां बनी है? अर्थ पे बनी है। तो अगर मैं अर्थ क्रस्ट का एक क्रॉस सेक्शन लूंगा तो उसमें बहुत सारे लेयर्स दिखाई देगी। सिमिलरली अगर मैं एक रॉक का क्रॉस सेक्शन लूंगा उसमें भी वो लेयर दिखाई देगी। हाँ कि ना? तो मान लीजिए मैंने अर्थ क्रस्ट या मैं कहूं मैंने एक सेडिमेंट्री रॉक का क्रॉस सेक्शन लिया। ये लीजिए हमने लिया यहां पे क्रॉस सेक्शन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। हमने एक सेडिमेंट्री रॉक जो थी उसका क्रॉस सेक्शन लिया। ले भैया ये लीजिए हमने मान लिया कि अपने पास ये किसी सेडिमेंट्री रॉक का क्रॉस सेक्शन है। हाँ कि ना? अब बात मैं सबसे पहले ये करता हूं कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। यस देखिए बेटा ये मेरे पास मैंने कहा कोई सेडिमेंट्री रॉक का क्रॉस सेक्शन लिया, हमने ये चीज देखा कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। बेटा रॉक का फॉर्मेशन जो हुआ होगा ये प्रिमिटिव सी में हुआ होगा, ओशियन में हुआ होगा। कैसे? हमने बोला कि मान लीजिए प्रिमिटिव ओशियन है तो ये प्रिमिटिव ओशियन का कौन सा पार्ट होगा? बिल्कुल पेंदे वाला पार्ट, दैट इज बॉटम, और ये उसका टॉप वाला पार्ट हो गया। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब हुआ ये क्या? साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये जो प्रिमिटिव सी थे इनके बॉटम में सेडिमेंटेशन शुरू हुआ होगा।
क्या शुरू हुआ होगा? सेडिमेंटेशन, मतलब इनके बॉटम में कुछ मटेरियल धीरे धीरे डिपॉजिट्स होने लगे होंगे। मैंने कहा कुछ मटेरियल यहां पे डिपॉजिट होने लगे, उनका सेडिमेंटेशन हुआ। ये लीजिए, जब इन मटेरियल का सेडिमेंटेशन हुआ तो उस सेडिमेंटेशन से कोई ना कोई लेयर बनी। मैंने कहा उसके सेडिमेंटेशन से ये लेयर बनी, ग्रीन वाली लेयर। ये सेडिमेंटेशन से लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया बेटा? मिलियंस ऑफ ईयर। हाँ कि ना? मतलब ये अब बॉटम में लेयर बनी, सेडिमेंटेशन हुआ तो ग्रीन वाली लेयर बन गई। फिर टाइम आगे बढ़ता गया, धीरे 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 इस ग्रीन वाली लेयर के ऊपर फिर और सेडिमेंटेशन होने लगा। हमने कहा कि ये जो ग्रीन वाली लेयर थी, इस ग्रीन वाली लेयर के ऊपर और सेडिमेंटेशन होने लगा, और हमने कहा कि अपने पास ये व्हाइट वाली लेयर बन गई। हाँ कि ना? तो मिलियंस ऑफ ईयर बनने में लग गए, किसमें? व्हाइट वाली लेयर को। हाँ कि ना? नेक्स्ट, फिर धीरे 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 और सेडिमेंटेशन होने लगा। हमने कहा जब धीरे धीरे और सेडिमेंटेशन होने लगा तो और सेडिमेंटेशन की वजह से यहां पे और लेयर बन गई। हमने मान लिया अपने पास ये रेड वाली लेयर बन गई। हाँ कि ना? चले, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो थे वो किस में लग गए? रेड वाली लेयर को बनने में लग गए। इस तरह लगातार लेयर बनती रही, और उन लेयर के बनने से, मेटल के सेडिमेंटेशन से जो लेयर बनी उनको हमने कह दिया सेडिमेंट्री लेयर्स। और उन सेडिमेंट्री लेयर्स के बनने से मिलियंस ऑफ ईयर में जाके रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि एक रॉक जो बनी है, वो रॉक कहां बनी है? वो बनी थी किस में? सी में, प्रिमिटिव सी में बनी, और उस रॉक के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा। हाँ कि ना? अब एक बहुत सीधा सा मैं सवाल आपसे पूछता हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताइए, क्या ये तीनों की तीनों लेयर, क्या ये तीनों की तीनों लेयर, ये ग्रीन वाली लेयर, ये व्हाइट वाली लेयर और ये रेड वाली लेयर, ये तीनों की तीनों लेयर जो थी ये एक ही टाइम पे बनी? रॉक की ये तीनों की तीनों लेयर क्या एक ही टाइम पे बनी? आप कहोगे नहीं सर, एक ही टाइम पे नहीं बनी। तो इन लेयर्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया? मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग गया। यहां पे सबसे पहले बनी थी सबसे नीचे वाली लेयर, दैट इज ग्रीन वाली लेयर, उसके बाद बनी व्हाइट वाली लेयर, उसके बाद बनी सबसे बाहर वाली, दैट इज रेड वाली लेयर। हाँ कि ना? तो मैं यहां पे कहूं कि ये जो मेरे पास रेड वाली लेयर है, ये रेड वाली लेयर जो यहां पे है, ये न्यूएस्ट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक की न्यूएस्ट लेयर कौन सी है? ये रेड वाली लेयर। तो मैं इसको कह दूं कि ये मेरे पास क्या होगी? ये मेरे पास होगी न्यूएस्ट सेडिमेंट्री लेयर। और ये ग्रीन वाली जो लेयर है, जो कि बॉटम ऑफ बिल्कुल सबसे नीचे पार्ट में, सी के सबसे बॉटम वाले पार्ट में बनी है, ये वो लेयर थी जो सबसे पहले बनी। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहली लेयर बनी कौन सी? ग्रीन वाली। तो मैं कह दूं कि ये मेरे पास कैसी है? ये मेरे पास है ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री लेयर, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री लेयर। हाँ कि ना? तो जब भी पूछे कि ओल्डेस्ट लेयर कौन सी, जो सबसे पहले बनी होगी, और सबसे पहले कौन सी बनी होगी? जो सी के बॉटम में सबसे नीचे होगी, दैट इज ग्रीन वाली। न्यूएस्ट लेयर कौन सी? जो सबसे लास्ट में बनी होगी, और सबसे लास्ट में बनी होगी वो होगी सबसे अपर मोस्ट लेयर। हाँ कि ना? मेरी यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैं कह दूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री लेयर्स का फॉर्मेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में होता है। मैंने कहा कि मान लीजिए इसका फॉर्मेशन आज से हुआ था 3 मिलियन ईयर्स पहले, फिर इसका हुआ आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले, इसका हुआ आज से 1 मिलियन ईयर्स पहले। तो कहने का मतलब कि कंप्लीट रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके कंप्लीट हुआ। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? हाँ जी, कोई दिक्कत है? क्या मैं आगे चलूं? अब हमने एक चीज एनालिसिस की। हमने कहा था कि जब हम इन रॉक्स की खुदाई करते हैं तो हमें फॉसिल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फॉसिल्स। हमने इस रॉक की खुदाई करना शुरू किया। जब बेटा हमने इस रॉक की खुदाई करी तो हमने क्या देखा
कि जब हमने इस ए वाले भाग इस रेड वाले भाग की खुदाई करी तो इस रेड वाले भाग में हमें कोई फॉसिल मिला और वो फॉसिल था ए। कैसा फॉसिल था? वो मेरे पास था ए टाइप का फॉसिल। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट, जब हमने इस बी वाले पार्ट की खुदाई करी तो इस बी वाले पार्ट, ये व्हाइट वाले पार्ट की खुदाई करी तो इस व्हाइट वाले पार्ट में जो फॉसिल मिला वो हमें मिला बी टाइप का फॉसिल। किस टाइप का फॉसिल मिला? बी टाइप का फॉसिल। नेक्स्ट, जब हमने इस ग्रीन वाले पार्ट की खुदाई करी तो इस ग्रीन वाले पार्ट में हमें जो फॉसिल मिला वो मिला बेटा ये सी टाइप का फॉसिल। किस टाइप का फॉसिल मिला? ये मिला मेरे को सी टाइप का फॉसिल। हाँ कि ना? अब हमने ये बोला था कि फॉसिल जो होते हैं वो पास्ट ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग हार्ड पार्ट्स हैं जो कि रॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। और फॉसिल जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप का जो फॉसिल है वो मेरे पास है बेटा पेट्रीफाइड फॉसिल। कैसा फॉसिल है? पेट्रीफाइड फॉसिल। तो सबसे पहले मैं इस बात को बताता हूं कि मेरे पास ये जो है ये मेरे पास कोई फॉसिल है। इस फॉसिल को मैंने क्या कह दिया? इसको मैंने कह दिया पेट्रीफाइड फॉसिल। इस फॉसिल को क्या बोल दिया मैंने? मैंने कह दिया पेट्रीफाइड फॉसिल। ध्यान रखना, पेट्रीफाइड फॉसिल जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप के फॉसिल है। मैंने बोला ये अपने पास क्या है? सबसे ज्यादा कौन से फॉसिल मिलेंगे? पेट्रीफाइड फॉसिल मोस्ट कॉमन फॉसिल है। और पेट्रीफाइड फॉसिल ही वो फॉसिल है जिनका फॉर्मेशन जो होता है वो हार्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी से होता है। हार्ड पार्ट का मतलब बोन्स, टीथ, ये सारी की सारी चीजें से कौन से फॉसिल का फॉर्मेशन हुआ? पेट्रीफाइड फॉसिल का। तो मैं कह दूं कि पेट्रीफाइड फॉसिल आर मेड अप ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो हार्ड पार्ट्स कौन से? वो हार्ड पार्ट्स में अगर अपन बात करके चलें तो जैसे बोन्स, टीथ एटसेट्रा। हाँ कि ना? यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है? मैं चलूं? जब भी पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप के फॉसिल कौन से, आप कहोगे पेट्रीफाइड फॉसिल। आप कहोगे कि बताओ फॉसिल कौन से टाइप की रॉक्स में प्रेजेंट, आप कहोगे सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल प्रेजेंट। आप कहोगे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ? वो हुआ सी के बॉटम में सेडिमेंटेशन से, मतलब सेडिमेंट्री लेयर्स के फॉर्मेशन से। हर एक सेडिमेंट्री लेयर्स के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा। तो कंप्लीट रॉक के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा? मिलियंस ऑफ ईयर्स का। हाँ कि ना? अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि मैंने इस रेड वाले पार्ट की खुदाई करी तो फॉसिल मिला ए टाइप का। व्हाइट वाले की खुदाई करी तो फॉसिल मिला बी टाइप का। ग्रीन वाले की खुदाई करी तो फॉसिल मिला सी टाइप का। हाँ कि ना? अब सवाल ये था, सर आप हमें ये बताइए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म था। मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पे मेरे को डायनासोर जो था उस डायनासोर की बोन्स मिली। किसकी बोन मिली? डायनासोर जो था उस डायनासोर की बोन मिली। हाँ कि ना? अब सवाल यह था कि सर मान लीजिए इस ए वाले में डायनासोर की आपको बोन्स मिली। चलो भैया मैं आगे। तो ये तो बताइए कि ये डायनासोर की बोन इस लेयर में पहुंची कैसे? ये जो डायनासोर है इस डायनासोर की बोन्स जो है वो इस लेयर में पहुंची कैसे? चले भैया अपने आगे। मैंने कहा कि यार ये रेड वाली लेयर में ए वाला अगर डायनासोर की बोन्स है, मतलब ये डायनासोर के फॉसिल है, तो ये इस रेड वाली लेयर में, सेडिमेंट्री लेयर में कैसे पहुंचे होंगे? बेटा इनका तो पहुंचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? जब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ये सेडिमेंट्री लेयर, ये रेड वाली लेयर बन रही होगी, उसी टाइम पे, उसी दौरान ये डायनासोर आया होगा और आके कहां गिर गया होगा? इस सेडिमेंट्री लेयर वाली जगह पे गिर गया होगा और उसकी डेथ हो गई थी। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब अगर डायनासोर के फॉसिल यहां पे मिले हैं
तो कहने का मतलब कि जब ये रेड वाली सेडिमेंट्री लेयर बन रही थी तो इसके बनते टाइम ही इस डायनासोर की डेथ हुई होगी, या ये डायनासोर इस लेयर के अंदर दबा होगा। हां कि ना, हां कि ना। चले भैया अपन आगे, मेरी बात क्लियर है। इसी तरह ये जो मेरे पास मान लीजिए बी वाला फॉसिल है, मान लीजिए मेरे पास ये बी वाला फॉसिल है। ये बी वाला फॉसिल जो है ये धरती के सबसे पहले वर्टिब्रेट का फॉसिल है। किसका फॉसिल है? धरती के सबसे पहले वर्टिब्रेट का फॉसिल है। मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि ये धरती का सबसे पहला वर्टिब्रेट जो था बी वाला फॉसिल ये इस व्हाइट वाली लेयर में दबा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कब दबा होगा? ये तब ही दबा होगा इस लेयर में जब इस व्हाइट वाली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, जब इस व्हाइट वाली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। हां कि ना? ना तो उससे पहले दब सकता ना उससे बाद, क्योंकि अगर उससे पहले दबता तो ये कौन सी लेयर में होता? ग्रीन वाली में। उसके बाद दबता तो कौन सी लेयर में होता? वो होता मेरे पास रेड वाली लेयर में। अगर ये व्हाइट वाली लेयर में है तो पक्का ये कब दबा होगा इसमें? इसकी डेथ कब हुई होगी? इसकी डेथ तब हुई होगी जब रॉक की व्हाइट वाली लेयर बनी थी। इसी तरह सी वाला फॉसिल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये एनिमल जो था ये इस सेडिमेंट्री रॉक में तब दबा था जब इसमें इस ग्रीन वाली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। हां कि ना? तो मैं ये कह दूं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री लेयर का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम पीरियड में हुआ, डिफरेंट टाइम पीरियड में हुआ, और इन अलग अलग लेयर में अलग अलग टाइप के फॉसिल की प्रेजेंस इस बात का एविडेंस है, इस बात का एविडेंस है कि जब ग्रीन वाली लेयर बन रही थी उस टाइम पे अर्थ पे अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जब व्हाइट वाली बन रही थी तो अर्थ पे अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, और जब रेड वाली बनी तो अर्थ पे अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइम पे अर्थ पे अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट था, और उस अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते थे। हां कि ना? हां कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जो था, वो ऑर्गेनिज्म जो था उसके फॉसिल इस व्हाइट वाली लेयर में ही मिले, उसके बाकी किसी भी रिलेटिव के फॉसिल कहीं पे भी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि ये बी वाला जो एनिमल है जिसके फॉसिल मुझे व्हाइट वाली सेडिमेंट्री लेयर में मिले हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म केवल और केवल उसी टाइम पे धरती पे सरवाइव करते थे जब कौन सी लेयर बनी थी? ये व्हाइट वाली लेयर बनी थी। कौन सी लेयर बनी थी? व्हाइट वाली लेयर बनी थी। हां कि ना? तो इस डायग्राम से मेरे पास कंक्लूजन कुछ इस प्रकार निकल के आया। क्या निकल के आया? कि सेडिमेंट्री लेयर्स का फॉर्मेशन जो था वो अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ है, और जब अलग अलग टाइम पीरियड पे ये लेयर्स बनी तो इनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो थे वो आके दबे। हां कि ना? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म दबे तो इन लेयर में अलग अलग टाइप के फॉसिल्स प्रेजेंट है, जो इस बात का एविडेंस है कि धरती में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड होते गए। यस कि नो? यस कि नो? अब यही बात करते हैं कि भैया अपनी एनसीईआरटी माता क्या कह रही है। देखो एनसीईआरटी माता ने क्या कहा, यहां से मैं शुरू करता हूं। एनसीईआरटी माता अपने को कह रही है भैया, वो क्या कह रही है कि डिफरेंट एज्ड रॉक्स सेडिमेंट्स, अलग अलग जो एज की रॉक्स है उनकी सेडिमेंट्स जो है सेडिमेंट्री लेयर्स है, कंटेन्स फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। बच्चे मैंने यही तो कहा आपसे कि ग्रीन वाली लेयर में सी टाइप का फॉसिल है, व्हाइट वाली में बी टाइप का है, रेड वाली में ए टाइप का फॉसिल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन फॉसिल का फॉर्मेशन तब हुआ जब रॉक में इन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री लेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल की प्रेजेंस इस बात को दर्शाती है कि ये फॉसिल्स, ये ऑर्गेनिज्म जो थे ये उस टाइम पे अर्थ पे सरवाइव कर रहे थे। हां कि ना? यही तो बात मैंने बोली। अगली लाइन देखते हैं एनसीईआरटी माता क्या कह रही, देखिएगा। फिर ये क्या कहती है? द स्टडी शोज दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम। बिल्कुल
भैया ए वाला फॉसिल अलग लेयर में है, बी वाला अलग लेयर में है, सी वाला अलग लेयर में है, और हमें पता है कि इन सेडिमेंट्री लेयर्स का फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पीरियड्स पे हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स का इनके बीच गैप था। तो कहने का मतलब कि जब अलग अलग लेयर में का फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे हुआ था और हर एक टाइप की लेयर में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो यह बात प्रूव होती है कि टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी चेंज आया था। तो यही तो बात कह रहा है कि लिविंग फॉर्म जो थी वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, उनमें वेरिएशंस आ रही थी, हाँ कि ना। चलो भैया आगे देखिए। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन ज्योग्राफिकल टाइम स्पेन। तो ये कह रहा है कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही रहते थे, ना तो उससे पहले थे ना उससे बाद। मान लीजिए मेरे पास ये बी वाला ऑर्गेनिज्म है, ये बी वाला ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल है, मैंने कहा कि मैं ये कहूं कि ये फॉसिल ऐसा था कि इसके ना तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे अर्थ में थे जब इस ग्रीन वाली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ना कोई ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे अर्थ में था जब रेड वाली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो मैं ये कहूं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म थे, ये अर्थ पे कब डोमिनेट किए, ये अर्थ पे जब डोमिनेट किए जब कौन सी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, व्हाइट वाली लेयर का। और मैंने कहा कि मान लीजिए व्हाइट वाली लेयर जो थी इसका फॉर्मेशन आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, तो मैं कह दूं कि ये बी वाला जो ऑर्गेनिज्म था ये अर्थ पे सरवाइव करता था ओनली 200 मिलियन ईयर्स पहले, ना तो उससे पहले था ना उसके बाद। तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टाइम स्पेन जो था उसी टाइम पे सरवाइव कर रहे थे, उसके अलावा नहीं थे। मतलब जब पर्टिकुलर व्हाइट वाली लेयर बन रही थी तभी ये सरवाइव कर रहे थे, उससे पहले और उससे बाद ये ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे सरवाइव नहीं करते थे। चले भैया पर आगे अगली लाइन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। भाई साहब यही तो बात मैंने कही जब मैंने कहा कि सेडिमेंट्री रॉक में ये ग्रीन वाली, व्हाइट वाली और रेड वाली लेयर का फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे हुआ, और इन लेयर्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल है। तो वो इस बात का एविडेंस है कि डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स जो थी उनका फॉर्मेशन जो हुआ, वो जो इवोल्व हुई अलग अलग टाइम पीरियड पे। किस पे इवोल्व हुई, अलग अलग टाइम पीरियड पे, हाँ कि ना। चलो मैं आगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बहुत फेमस सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्या भैया बेटा अपने पास मैंने कहा कि ये मेरे पास किसी रॉक का क्रॉस सेक्शन है, ये ग्रीन वाली इस रॉक की ओल्डेस्ट लेयर है जो कि सबसे पहले बनी, और ये रेड वाली इसकी न्यूएस्ट लेयर है जो सबसे बाद में बनी, हाँ कि ना। अब अपने पास इन लेयर में 3 टाइप के फॉसिल है, ए टाइप का, बी टाइप का एंड सी टाइप का। चलिए भैया अब हमसे पूछा जाए कि बताओ ऑर्डर ऑफ एज ऑफ फॉसिल। अगर हमसे कोई पूछे कि हमें बताओ ऑर्डर ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, कि अपने पास 3 टाइप के फॉसिल है, ए टाइप का, बी टाइप का और सी टाइप का। बताओ इसमें सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल कौन सा है और सबसे न्यूएस्ट फॉसिल कौन सा है, हाँ कि ना। बच्चे सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल वो होगा जो सेडिमेंट्री रॉक की सबसे ओल्ड लेयर में प्रेजेंट होगा। तो सेडिमेंट्री रॉक की सबसे ओल्ड लेयर कौन सी थी, ग्रीन वाली लेयर, क्योंकि सबसे पहले ही इसी लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, हाँ कि ना। और सबसे न्यूएस्ट फॉसिल वो होगा जो सेडिमेंट्री रॉक की सबसे अपर मोस्ट लेयर दैट इज न्यूएस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा। और सेडिमेंट्री रॉक की न्यूएस्ट लेयर कौन सी है, ये रेड वाली लेयर, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर की एज के बारे में पता लगा लें कि ये सेडिमेंट्री रॉक जो है इनकी लेयर की क्या एज है या सेडिमेंट्री रॉक की क्या एज है, तो उसके बेसिस पे हम फॉसिल की एज का भी पता लगा सकते हैं, हाँ कि ना। कैसे लगा सकते हैं, हमको पता है कि ग्रीन वाली लेयर जो थी, ये ग्रीन वाली लेयर अप्रोक्स 200 मिलियन ईयर्स पहले बनी। तो कहने का मतलब अगर इस ग्रीन लेयर में ये सी टाइप के एनिमल के फॉसिल है तो पक्का ये एनिमल
जो था ये एनिमल इस लेयर में कब दबा होगा? ये दबा होगा जब इस लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब 200 मिलियन ईयर्स पहले ये सी टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है ये इस लेयर में दबा होगा। तो मैं ये कह दूं कि ये जो ग्रीन वाली लेयर थी कब बनी? 200 मिलियन ईयर्स पहले। एनिमल कब दबा इसमें? 200 मिलियन ईयर्स पहले। तो मैं कह दूं कि सी वाले फॉसिल की एज किसकी एज के बराबर है? जितनी एज है इस लेयर की, दैट इज ये अप्रोक्स 200 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है। हाँ कि ना? चले तो इन तीनों में मैं बात करके चलूं ऑर्डर ऑफ एज ऑफ फॉसिल, तो ओल्डेस्ट कौन सा होगा? जो कि ओल्डेस्ट लेयर में है, दैट इज ग्रीन वाली लेयर में। न्यूएस्ट फॉसिल कौन सा होगा? जो कि वाली लेयर में। तो मैंने कहा इनका ऑर्डर क्या हुआ? सी वाला फॉसिल जो है उसकी एज सबसे ज्यादा, उसके बाद बी वाले फॉसिल की एज, और सबसे न्यूएस्ट सबसे कम एज का फॉसिल कौन सा है? ए वाला। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जब भी रॉक के बारे में बात करके चले तो रॉक के बिल्कुल बॉटम में सबसे नीचे की साइड जो उसकी ओल्डेस्ट लेयर होगी उसमें प्रेजेंट फॉसिल भी ओल्डेस्ट फॉसिल होगा, और जो उसकी सबसे न्यूएस्ट लेयर होगी उस न्यूएस्ट लेयर में प्रेजेंट फॉसिल भी सबसे न्यूएस्ट फॉसिल होगा। हाँ कि ना? चलो भैया हम आगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है? मुझे आगे चलना चाहिए? यस, चलिए अब अगली बात करते हैं। तो बेटा यहां तक मैं एनसीईआरटी माता ने जितनी भी बातें बोल रखी थी उनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मैंने ये बता दिया आपसे कि न्यू लाइफ फॉर्म जो थी वो डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ में हुई, मतलब इवोल्यूशन जो हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। चले भैया अब एक बहुत फेमस सा सवाल आया। सवाल क्या आया? सवाल ये आया बेटा कि डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? बच्चे मैंने अभी इस सवाल के बारे में यहां पे बात की थी जब मैंने ये लिखा था ऑर्डर ऑफ एज ऑफ फॉसिल। यस कि नो? मैंने कहा कि ये सी वाला, बी वाला, ए वाला ये जो फॉसिल्स है इनकी एज पता करने के मेरे पास दो तरीके हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। कैसे? या तो मेरे को ये जो फॉसिल है इस फॉसिल के अंदर ही कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसके बेसिस पे मैं इस फॉसिल की एज का पता कर लूं। हाँ कि ना? या फिर मुझे ये जो रॉक बनी है इस रॉक के अंदर ऐसी चीज मिल जाए जिसके बेसिस पे मैं इस रॉक की एज का पता कर लूं। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब अगर मुझे रॉक के अंदर ये रेड वाली लेयर के अंदर कोई मटेरियल मिल गया, और तो रेड वाली लेयर के अंदर रॉक की के अंदर कोई मेटल मिल गया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि रॉक में ये रेड वाली लेयर कितने टाइम पहले बनी थी। अगर एज ऑफ रेड लेयर पता चल गया तो मुझे लगभग आइडिया लग गया कि इस ए वाली लेयर, ए वाले फॉसिल का भी फॉर्मेशन जो हुआ होगा ये ऑर्गेनिज्म भी अर्थ पे कब रहा होगा? जब ये रेड वाली लेयर बनी। तो उसके बेसिस पे मैं फॉसिल की एज जो थी उस एज को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। हाँ कि ना? चले तो पहला तरीका, या तो मुझे इस फॉसिल के अंदर ही कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे मैं इस फॉसिल की एज सीधा पता कर लूं, या अगर फॉसिल में नहीं मिले तो इन रॉक्स की लेयर में कोई ना कोई ऐसा मेटल मिल जाए जिससे मैं इस रॉक्स की सेडिमेंट्री लेयर या इस रॉक की एज को प्रिडिक्ट कर पाऊं, पता कर पाऊं, जिसके बेसिस पे मैं फॉसिल की एज को पता कर सकता हूं। हाँ कि ना? अब सवाल यही था कि सर वो क्या मटेरियल होगा जिसके बेसिस पे हम किसी भी फॉसिल की एज को कैलकुलेट कर ले, बेटा वो जो मटेरियल है वो मेरे पास है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, या मैं कहूं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अपने पास यहां पे क्या है? अपने पास यहां पे है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ बच्चे, जब ये रॉक्स फॉर्मेशन होता है तो इन रॉक्स की लेयर्स में या रॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। या फिर अगर ये किसी एनिमल का
फॉसिल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसकी बोन्स के अंदर भी कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनके बेसिस पे हम उस फॉसिल की एज का पता लगा सकते हैं, या फिर अगर रॉक में रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उस रॉक में प्रेजेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल के बेसिस पे हम उस रॉक की एज का पता कर सकते हैं। अगर रॉक की एज का पता हो गया तो रॉक की एज को सीधा इंप्लीमेंट किस पे कर देंगे, फॉसिल पे, जिससे हमें अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा कि रॉक जो है वो रॉक मान लीजिए 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो उसमें प्रेजेंट फॉसिल भी कम से कम 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड तो होगा। तो एक अप्रोक्स आइडिया हमें जो था वो फॉसिल की एज का लग गया, हाँ कि ना। अब ये बात तो सर सही कह दी आपने कि फॉसिल की एज का पता लगा लेंगे, या तो फॉसिल के अंदर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हो, या फिर इस रॉक के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट हो। लेकिन आप हमें यह बताइए कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? ये क्या ऐसा काम करेगा जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि भाई साहब इनकी एज इतनी है? क्या खास बात है इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप में? चले भैया बच्चे देखिए, यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स वाला पोर्शन आता है जिसको मैं ब्रीफ में बात करके जाऊंगा। चले, क्या बात आई बच्चे, अपने पास कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, अनस्टेबल। तो मैं ये कहूं कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये बहुत ज्यादा कैसे है बेटा, ये मेरे पास है अनस्टेबल। एंड जब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो लगातार इनका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन। लेकिन खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का डिग्रेडेशन जब होता है तो ये डिग्रेड होके नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। और इनके डिग्रेडेशन की जो रेट है या इनके ब्रेकडाउन होने की जो रेट है वो कांस्टेंट होती है, वो कभी भी वेरी नहीं करती। फिक्स है कि इतने दिन में इतना अमाउंट टूटेगा, हाँ कि ना। तो मैं ये कह दूं कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वो अनस्टेबल हैं एंड ये डिग्रेड होते हैं किससे, एक कांस्टेंट रेट से, हाँ कि ना। तो मैंने बोला ये क्या हुआ, एंड डिग्रेडेड इनटू नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स at constant rate। तो मैंने क्या कहा कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। और इनकी खास बात क्या है कि ये किस में डिग्रेड हो जाते हैं, ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में डिग्रेड हो जाते हैं एक कांस्टेंट रेट से। फिक्स है वो रेट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, हाँ कि ना। तो अब हमने कहा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज लेते हैं फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट करने में या किसी रॉक की एज को कैलकुलेट करने में। अब सवाल था सर, अब ये जो एक फिक्स कांस्टेंट रेट से डिग्रेड हुए, इस चीज को हम यूज कैसे लेंगे, इस चीज को हम डेटिंग में यूज कैसे लेंगे? देखिए, हम यही बात करते हैं कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये कांस्टेंट एज से रेट से ब्रेक हो रहे हैं, डिग्रेडेड हो रहे हैं, किसमें, इनटू नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो हुआ क्या, देखिए बच्चे, हमने कहा कि मेरे पास यहां पे कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। मैंने आपको कहा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा कोई भी, वो हमेशा कैसा होगा बेटा, वो अपने पास होगा अनस्टेबल। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये कैसा है बेटा, ये है अनस्टेबल, हाँ कि ना। ये अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है ये कांस्टेंट रेट से डिग्रेड होता रहता है, किसमें, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में।
मैंने बोला ये डिग्रेड होगा किसमें, ये डिग्रेड होगा बेटा अपने पास नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। और ये जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ये बेटा अपने पास होते हैं स्टेबल। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, स्टेबल, हाँ कि ना। अब सवाल था कि सर ये तो आपने कह दिया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिग्रेड होके नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाएगा जो कि स्टेबल था। सीधी सी बात है, कोई भी अनस्टेबल चीज जो होती है रिएक्शन करके एक स्टेबल चीज में कन्वर्ट होना चाहती है, हाँ कि ना। लेकिन ये बताइए कि इससे एज कैसे पता करेंगे। बच्चे पॉइंट याद रखें, मैंने कहा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वो एक कांस्टेंट रेट से डिग्रेड होता है। किस रेट से डिग्रेड होता है, कांस्टेंट रेट से डिग्रेड होता है। मैंने कहा माना कि मान लीजिए ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ अमाउंट डिग्रेड हो गया तो क्या बन गया यहां पे, नॉन रेडियो एक्टिव, हाँ कि ना। अगर इसका आधा पार्ट डिग्रेड हो गया, मान लीजिए ये 100 ग्राम था और ये 100 ग्राम से डिग्रेड हुआ, इसका आधा पार्ट डिग्रेड हुआ तो 50 ग्राम तो मेरे पास इसका अमाउंट रहेगा, बाकी 50 ग्राम ये बन गया कि नहीं बन गया, हाँ कि ना। लॉजिक को समझना, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब कि मैं ये कहूं कि अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ अमाउंट इज डिग्रेडेड, कितना अमाउंट डिग्रेड हो रहा है, हाफ अमाउंट, तो मैंने ये कहा कि अपने पास ऐसा हुआ यहां पे इसका हाफ अमाउंट डिग्रेडेड इनटू किसमें, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। कि ये रेडियो एक्टिव जो था इसके टोटल अमाउंट का आधा अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, वो हो गया बेटा नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे थे, स्टेबल। तो कहने का मतलब इसके हाफ अमाउंट को नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, हाँ कि ना। तो वो कंप्लीट टाइम जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ अमाउंट डिग्रेड होने में लेता है, डिग्रेड होके किस में कन्वर्ट होने में, डिग्रेड होके नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को ही अपन बोल देते हैं बेटा क्या, उसी को हम बोल देते हैं हाफ लाइफ। उस टाइम को ही हम क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ। उसको क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ। चले भैया, तो जब भी पूछे कि हाफ लाइफ क्या है तो आप क्या कहोगे, जब किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ अमाउंट डिग्रेड होके किसका फॉर्मेशन करे, नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, तो इसमें जो टोटल टाइम पीरियड लगता है उस टोटल टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ अमाउंट को डिग्रेड होने में जो टाइम लगा उसी को क्या बोल दिया, हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ जो है ये अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल की अलग अलग होती है। अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल की क्या होती है बेटा, अलग अलग हाफ लाइफ होती है, हाँ कि ना। तो हम इस हाफ लाइफ के बेसिस पे ये आइडिया लगा लेते हैं कि इस रेडियो एक्टिव मेटेरियल का इतना अमाउंट, आधा टूटेगा तो हाफ लाइफ होगा, इतना अमाउंट, इतने परसेंट अमाउंट टूट गया है, तो जितने परसेंट अमाउंट टूटेगा उसके बेसिस पे हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे और ये बता देंगे कि भैया इस रॉक की या इस फॉसिल की एज जो है वो एज तो इतनी है। क्यों, क्योंकि यहां पे रेडियो एक्टिव कंपाउंड का अगर 50% पार्ट डिग्रेड हो जाता तो हाफ लाइफ हो जाती, वो तो 10% ही हुआ है, मतलब केवल 10% ही नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल हमें उस रॉक में मिले हैं। तो इसका मतलब कि भाई साहब इसकी एज 10% के बेसिस पे हम बता देंगे, हाँ कि ना। चलो भैया अपन आगे। अब ये पूरा का पूरा मेथड कैसे होता है, ये सारी की सारी बात फिजिक्स में सर बताते हैं। चले, मेरे पास यहां पे एक ओवरव्यू था, मैं एक और छोटी सा हिंट दे के चलता हूं आपको कि सर वो कौन कौन से रेडियो एक्टिव मेटल है जिनको हम जनरली यूज लेते हैं। चलिए मैं बात करता हूं कौन कौन से हैं जिनको अपन यूज लेते हैं। देखिएगा,
बच्चे हमने बोला कि अगर हमें एज का डिटर्मिनेशन करना है फॉसिल का, तो फॉसिल की एज को डिटर्मिनेट करने के लिए अपने पास कई सारे मेथड हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड के बारे में, या जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। बेटा मैंने बोला कि ये कार्बन डेटिंग जो होता है, जो अपने पास फॉसिल्स होते हैं, उन फॉसिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है C14। कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है C14 की फॉर्म में। किसके अंदर? फॉसिल के अंदर। हाँ कि ना, मैंने दो तरीके बताए थे, या तो रेडियो एक्टिव मेटेरियल किस में होगा? फॉसिल के अंदर होगा, या फिर रेडियो एक्टिव मेटेरियल रॉक के अंदर होगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फॉसिल के अंदर प्रेजेंट होता है C14। और ये C14 जो था, ये लगातार किस में कन्वर्ट होता रहता है? ये C14 लगातार कन्वर्ट होता रहता है, वो कन्वर्ट होता रहता है N19 में। किस में कन्वर्ट होता रहता है? N19 में। तो मैंने कहा ये N19 जो है, ये मेरे पास है नॉन रेडियो एक्टिव, और ये C14 जो मैंने लिखा, ये मेरे पास कैसा है बेटा? ये मेरे पास है रेडियो एक्टिव। तो ये रेडियो एक्टिव C14 एक कांस्टेंट रेट से डिग्रेड होता रहता है, और किसका फॉर्मेशन होता रहता है? N14 का फॉर्मेशन होता रहता है। अब 50% अमाउंट या हाफ अमाउंट ऑफ C14 को N19 में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है, वो लगता है बेटा 5730 ईयर्स। कितना लगता है? 5730 ईयर्स का टाइम लगता है। तो मैं ये कहूं कि C14 के हाफ अमाउंट को N14 में कन्वर्ट होने में टाइम कितना लगा? ये टाइम लगा 5730 ईयर्स। मतलब इस C14 की हाफ लाइफ जो हुई, वो हाफ लाइफ कितनी हुई? 5730 ईयर्स। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? नेक्स्ट, दूसरे जो तरीके थे, वो थे जिनके बेसिस पे हम रॉक्स की एज को पता करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स वगैरह है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? रॉक्स में। अगर हम रॉक्स की एज को पता कर ले, तो सीधा सा है, हमें फॉसिल की एज का आइडिया लग जाएगा। हाँ कि ना? रॉक्स की एज को पता करने का क्या मेथड है? रॉक्स की एज को पता करने का मेथड है, वो अपने पास है कि जब रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी कुछ रेडियो एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरेनियम 235। बेटा यूरेनियम 235 प्रेजेंट है, और ये यूरेनियम 235 है, ये मेरे पास कैसा है? ये अपने पास है रेडियो एक्टिव। और ये यूरेनियम जो 235 है, ये कन्वर्ट होता रहता है किसमें? लेड में। किसमें कन्वर्ट होता रहता है? लेड में। और लेड जो मेरे पास है, लेड 207, ये मेरे पास है नॉन रेडियो एक्टिव। कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। सिमिलरली रॉक्स जो होती है, उनमें प्रेजेंट होता है रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40, और ये रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40 है, ये कन्वर्ट होता रहता है ऑर्गन में, और ऑर्गन 40 में। हाँ कि ना? अब सीधी सी बात है, हम इनके हाफ लाइफ के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे कि उस रॉक की एज कितनी है, तो मैं कहूं कि ये दोनों के दोनों मेथड जो होते हैं, इन दोनों के दोनों मेथड से हम मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड जो फॉसिल है, उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला हम क्या काम कर सकते हैं इसके बेसिस पे? डिटरमाइन द एज ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड फॉसिल की एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। चले भैया, हाँ कि ना? अंतिम जो मेथड है, वो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, दैट इज ESR। आपको बता दूं कि ये जो ESR है, इस ESR वाले मेथड में अपन रेडियो एक्टिव मेटेरियल काम में नहीं लेते। मतलब ये मेरे पास कैसा हुआ? ये मेरे पास हुआ नॉन रेडियो एक्टिव मेथड, जिसमें रेडियो एक्टिव मेटेरियल को काम में नहीं लिया जाता।
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम रॉक की एज का पता करते हैं और उसके बेसिस पे फॉसिल की एज को पता कर लेते हैं, हाँ कि ना। तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो होता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, जो स्पिनिंग की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में वेरिएशन को, चेंज को नोट करते हैं। किसके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या पता करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग की जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या चेंज आ रहा है, इसको चेक करते हैं। किसमें, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस वाले मेथड में। और यही सबसे मॉडर्न टेक्निक है, सबसे एडवांस टेक्निक है, जिसके बेसिस पे हम फॉसिल की एज को डिटरमाइन करते हैं। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे। तो ध्यान रखना, फॉसिल्स का एविडेंस सबसे स्ट्रॉन्ग एंड एररलेस है, इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस कौन से हैं, फॉसिल वाले एविडेंस। चलो भैया मैं आगे थी। अब सवाल ये था अपने पास अगला कि सर ये आप टर्म कई जगह यूज किया, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल एग्जैक्टली में ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है क्या, हाँ कि ना। बच्चे देखिए, हमको पता है हमारी अर्थ का ओरिजिन जो हुआ, वो अर्थ का ओरिजिन आज से 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हुआ, हाँ कि ना। जब अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हुआ, तो तब से लेके करंट वाली अर्थ बनने में, करंट जैसा एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बनने में बहुत टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगे। उन मिलियंस ऑफ ईयर में बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, हाँ कि ना। अब बच्चे हमने क्या काम किया, अर्थ के ओरिजिन से लेके अब तक अर्थ में जो जो भी इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया, हाँ कि ना। और अरेंज करने के बाद ये जो टोटल टाइम पीरियड में जो इवेंट्स हुए थे, उस टाइम पीरियड को हमने छोटे छोटे टाइम के ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ताकि हम बता दें अब भैया इतने से लेके इतने टाइम पीरियड तक ये इवेंट हुआ था, फिर यहां से लेके इतने साल तक ये इवेंट हुआ, फिर यहां से लेके इतने साल तक ये इवेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये क्या था कि अर्थ के ओरिजिन की से लेके अर्थ का करंट एनवायरनमेंट बनने तक जो इवेंट्स हुए, उन सारे के सारे इवेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया, एंड फिर उसको डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस में डिवाइड कर दिया। उसी को अपन बोलते हैं जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल। या मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करके चलूं तो सीधी डेफिनेशन है, इट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था कि टाइम के साथ साथ अर्थ में जो चेंज आया, उस टाइम के साथ साथ होने वाले चेंज को एक ऑर्डर में अरेंज करना, यही तो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि अर्थ के ओरिजिन के बाद जब उसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा था, तो टाइम के साथ साथ कौन कौन से इवेंट्स हुए, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और इसी को अपन ने क्या बोल दिया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोल दिया, हाँ कि ना। अब बच्चे अर्थ के ओरिजिन से लेके अब तक जो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए। अब उन सारे के सारे इवेंट्स को तब से लेके अब तक के जो टाइम पीरियड था जिसमें इतने सारे इवेंट हुए, उस टाइम पीरियड को अपन ने टोटल मिला के 6 एरा में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर लिया बेटा, 6 एराज में डिवाइड कर लिया। अब ये जो 6 एराज बने, इन 6 एराज को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया, वो डिवाइड कर दिया पीरियड्स में। किस में डिवाइड कर दिया, पीरियड्स में। फिर जो पीरियड्स थे उनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, वो कर दिया इपॉक्स में। किस में डिवाइड कर दिया, इपोक में। अगर वो पूछे कि अपने पास एरा, पीरियड एंड इपोक में इनका साइज ऑफ, ऑर्डर ऑफ साइज बताओ कि क्या इनका साइज है, तो अगर मैं इनका ऑर्डर ऑफ साइज लिखूं तो मैंने बोला कि यहां पे सबसे बड़ा क्या था, एरा, उसके बाद पीरियड्स, और उसके बाद इपोक। तो कहने का मतलब
कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो था, उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अपने पास ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 में। सबसे पहले थे एरा, जिनका साइज सबसे बड़ा था। एरा को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, जैसे पीरियड्स को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, जैसे इपोक। हाँ कि ना? ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हमने इसको काउंट कर लिया आवर में, दैट इज घंटे में, देन मिनट्स, और मिनट्स के बाद छोटा है सेकंड्स। हाँ कि ना? तो इपोक से मिलके बना पीरियड से मिलके बना एरा, और बहुत सारे एरा ने मिलके पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल बना दिया। हाँ कि ना? चलें, तो जब भी पूछे तो ये बात, केवल ये ऑर्डर याद रखना है कि अपने पास टोटल एरा कितने हैं? 6। फिर उन एराज को किस में डिवाइड किया गया? पीरियड्स में। फिर जो पीरियड्स जो थे उनको किस में डिवाइड किया गया? इपोक्स में। मेरी बात क्लियर है? चलो भैया, मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। हमारी एनसीईआरटी ने केवल यही हेडिंग डाल रखी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसको उसने बोल रखा है ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इसके बेसिस पे ये बताना चाह रहा है कि अर्थ पे जब फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हो गई थी, मतलब जब फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म, दैट इज प्रोकैरियोटिक फॉर्म ओरिजिनेट हो गई थी, तो उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल जो थे वो इवॉल्व्ड कैसे हुए, ये सारी की सारी बात को मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। चले बेटा, जैसे मैं पहले बता चुका कि अपने पास फर्स्ट लाइफ जो अर्थ पे ओरिजिनेट हुई थी, वो हुई थी अप्रोक्स 4 बिलियन ईयर्स बैक। हाँ कि ना? उसके बाद अपने पास फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ जो अर्थ पे आई थी वो था इयोबायोंट, जिसको हमने कहा था प्रोटोसेल। वो आया था अप्रोक्स 3 बिलियन ईयर्स बैक। फिर हमने बोला था कि फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ जो अर्थ पे आई थी वो आई थी अप्रोक्स 2 बिलियन ईयर्स बैक, या 2000 मिलियन ईयर्स बैक। हाँ कि ना? चले, और उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल आई थी वो आई थी लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स बैक। हाँ कि ना? तो शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म से। बच्चे, मैंने बताया कि अर्थ पे फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म जो ओरिजिनेट हुई वो कब हुई? अप्रोक्स 2000 मिलियन ईयर्स बैक एगो, और 2 बिलियन ईयर्स एगो, और 2 बिलियन ईयर्स एगो अपने पास फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म आई। चले भैया, फिर अब क्या हुआ कि अपने साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अर्थ पे जो इनवर्टिब्रेट्स थे, एक सेल तो आई थी, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई थी, और आपको पता है ये फर्स्ट सेल कैसी थी? प्रोकैरियोटिक सेल। कैसी सेल थी? प्रोकैरियोटिक सेल। ये फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो कि लगभग 2000 मिलियन ईयर्स बैक बनी थी। इसके बाद अपने पास अर्थ पे जो इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ वो कब हुआ? वो हुआ लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ? लगभग 500 मिलियन, M फॉर मिलियन, Y फॉर ईयर्स, A मतलब एगो, मतलब लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो किसका ओरिजिन हुआ? इनवर्टिब्रेट्स का। किसका हुआ? इनवर्टिब्रेट्स का। फिर ये इनवर्टिब्रेट्स जो आए थे, इनके बाद अपने पास आए वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में अपने पास आई जॉलेस फिशिस। क्या है अपने पास? वर्टिब्रेट्स में अपने पास आई जॉलेस फिशिस। हाँ कि ना? ये जॉलेस फिशेज का जो ओरिजिन हुआ वो ओरिजिन हुआ लगभग 350 मिलियन ईयर्स एगो। कब हुआ? लगभग 350 मिलियन ईयर्स बैक। किसका ओरिजिन हुआ बेटा? जॉलेस फिशेज का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इन जॉलेस फिशेज का ओरिजिन हुआ उससे पहले कुछ प्लांट्स का ओरिजिन अर्थ पे हो चुका था। कुछ प्लांट्स का ओरिजिन ऑलरेडी अर्थ पे हो चुका था। तो एनसीईआरटी ने क्लियर लाइन लिखी है। क्या लिखी है? सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स बैक। हाँ कि ना? मतलब अपने पास जॉलेस फिशेज का ओरिजिन कब हुआ? अब से लगभग 350 मिलियन ईयर्स बैक। हाँ कि ना? तो इससे भी लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले किसका ओरिजिन हो चुका था? कुछ सीवीड्स एंड कुछ प्लांट्स थे, उनका ओरिजिन हो चुका था। कब? लगभग 320 मिलियन ईयर्स एगो। चले भैया, अपन आगे मूव करते हैं। हमने कहा कि अपने पास जॉलेस फिशेज बन गई थी।
ये जॉलस फिशेज जो बन गई थी, ये जॉलस फिशेज अर्थ पे फर्स्ट वर्टिब्रेट थी। जॉलस फिशेज क्या थी अपने पास? जॉलस फिशेज क्या थी? ये जॉलस फिशेज अर्थ पे फर्स्ट वर्टिब्रेट थी। ये मेरे पास अर्थ पे फर्स्ट वर्टिब्रेट थी। तो जब भी पूछे कि फर्स्ट वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन कब हुआ, तो आप कहोगे 350 मिलियन ईयर्स बैक फर्स्ट वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ। हाँ कि ना? अब ये जो जॉलस फिशेज थी, जो साइक्लोस्टोमेटा की मेंबर थी, इन्होंने आगे चल के फॉर्मेशन किया। वो फॉर्मेशन किया ट्रू फिशेज का। किसका फॉर्मेशन किया? ट्रू फिशेज का। तो इन्होंने आगे चल के फॉर्मेशन किया ट्रू फिशेज का, और ट्रू फिशेज का फॉर्मेशन है वो भी लगभग इनके फॉर्मेशन के साथ ही हुआ। जब जॉलस फिशेज का फॉर्मेशन हुआ था, लगभग उनके साथ साथ ही किसका फॉर्मेशन हुआ? ट्रू फिशेज का। और ट्रू फिशेज का फॉर्मेशन भी लगभग इनके साथ साथ हुआ। कब? लगभग 350 मिलियन ईयर्स बैक ट्रू फिशेज का फॉर्मेशन हुआ। और वो ट्रू फिशेज जो सबसे पहले डिस्कवर की गई, मैंने कहा कि अपने पास जब भी पूछे कि फर्स्ट ट्रू फिश कौन सी थी, जब भी पूछे फर्स्ट ट्रू फिश कौन सी थी, तो आप कहोगे वो ट्रू फिश थी मेरे पास, वो थी सिलाकैंथ, या इसी को बोलते हैं लोब्ड फिन फिशेज। वो कौन सी थी? सिलाकैंथ, या इसी को बोलते हैं लोब्ड फिन फिशेज। ये जो सिलाकैंथ है, जिसको अपन बोलते हैं लैटिमेरिया, सिलाकैंथ, या जिसको बोलते हैं लैटिमेरिया, ये फर्स्ट ट्रू फिश थी जो ओरिजिनेट हुई अब से लगभग 350 मिलियन ईयर्स बैक। चल भैया, अब ये जो ट्रू फिशेज है, जो सिलाकैंथ है, सिलाकैंथ को 1938 में साउथ अफ्रीका में पकड़ा गया था। कहां पकड़ा गया था? साउथ अफ्रीका में। अब उससे क्या हुआ बेटा? जब तक 1938 से पहले साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो सिलाकैंथ है, जो अपने पास लॉब्ड फिन फिश है, ये फिश अर्थ पर से डिसअपियर हो चुकी है, मतलब ये एक एक्सटिंक्ट एनिमल है। लेकिन जो इन 1938 में इसको साउथ अफ्रीका में पकड़ा, उसके बेसिस पे आइडिया लगा कि ये सिलाकैंथ जो है ये एक्सटिंक्ट नहीं है, इसके कुछ एक एनिमल जो है वो अभी भी अर्थ पर है। इसलिए फिर इसको हम बोलने लग गए बेटा लिविंग फॉसिल। फिर इसको क्या बोलने लगे हम? इसको बोलने लगे लिविंग फॉसिल। चले, अब साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि ये सिलाकैंथ जो था, ये सबसे पहले वाटर से बाहर निकल के आया। ये वो पहला वर्टिब्रेट था जो सबसे पहले वाटर से बाहर निकल के आया। कहां आया? लैंड पे आया। वाटर से बाहर निकल के आया और कहां आया? लैंड पे आया। और लैंड के बाद ये दोबारा से वाटर में चला गया। क्लियर एंड स्ट्रेटजी, मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ये लैंड पे निकल आया और लैंड से आके फिर दोबारा से कहां चला गया? वाटर में। तो ये तो पानी में ही रहा, लेकिन पानी से बाहर निकलने का लैंड पे आने का कल्चर शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ कि ये जो एनिमल्स थे, दैट इज सिलाकैंथ था, इन सिलाकैंथ से ही फॉर्मेशन हुआ एम्फीबियंस का। किसका फॉर्मेशन हुआ? एम्फीबियंस का। तो मैंने कहा ये सिलाकैंथ जो था, इस सिलाकैंथ ने ही किसका, जो मेरे पास लोब फिन्स जो थे फिशेज, इन्हीं से किसका फॉर्मेशन हुआ? फर्स्ट एम्फीबियन का हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्टिब्रेट जो सबसे पहले वाटर से निकलकर लैंड पे आए थे, वो कौन से थे? सिलाकैंथ। वो कौन से थे? सिलाकैंथ। हाँ कि ना? लेकिन वो अलग बात है कि वापस कहां चले गए? पानी में, और खुद पानी में रहने लग गए। लेकिन इनकी इस मूवमेंट की वजह से, इस माइग्रेशन की वजह से किसका ओरिजिन हो गया? एम्फीबियंस का। तो जब भी पूछे कि बताओ फर्स्ट कौन से ऑर्गेनिज्म थे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन से थे जो सबसे पहले जिन्होंने लैंड पे सर्वाइवल शुरू किया, लैंड पे रहना शुरू किया। बच्चे ध्यान रखना, लैंड पे कदम तो इन्होंने रख दिया था, लेकिन खास बात ये थी कि ये लैंड पे बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए थे। ये पानी से बाहर निकले और निकल के फिर पानी में चले गए। क्यों? क्योंकि बाहर रहते तो मर जाते ही। लेकिन ऐसे कौन से थे जिन्होंने धीरे धीरे लैंड जैसा अडेप्टेशन शुरू कर दिया था, लैंड पे रहने की आदत डालनी शुरू कर दी थी? वो कौन से थे?
तो वो कौन से एनिमल थे? वो मेरे पास थे एम्फीबियंस, जो कि पानी में भी रह सकते थे और लैंड पे भी रह सकते थे। वो रहते तो लैंड पे थे, लेकिन पानी की जरूरत पड़ती थी, वो पड़ती थी उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता था, वो फर्टिलाइजेशन होता था एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता था? पानी के अंदर। हाँ कि ना? तो रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर पे डिपेंडेंट थे, बाकी सारे के सारे काम वो कहां कर रहे थे? लैंड पे। इसलिए हमने कहा कि अपने पास जो लैंड पे रहे वो कौन से रहे थे? एम्फीबियंस। केवल वाटर के लिए किस पे, केवल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड थे? वाटर पे। हाँ कि ना? अब सवाल पूछेगा कि सर क्या एम्फीबियंस ही ऐसे थे जो पानी से बाहर निकल के आके लैंड पे सरवाइव करने लगे? हाँ कि ना? बेटा एम्फीबियंस के अलावा प्लांट्स में भी कुछ प्लांट थे जो पानी से बाहर निकल कर लैंड पे सरवाइव करने लगे थे, और वो प्लांट जो थे उनको भी हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और वो प्लांट कोई और नहीं, वो प्लांट है अपने पास कुछ ब्रायोफाइट्स। क्या है अपने पास? कुछ ब्रायोफाइट्स। अब सवाल था कि सर आपसे अगर सवाल यह पूछा जाए कि बताओ ब्रायोफाइट्स और एम्फीबियंस में से सबसे पहले लैंड पे कौन आए, तो ध्यान रखना ब्रायोफाइट्स और एम्फीबियंस में से सबसे पहले अर्थ पे आने वाले, वाटर से लैंड पे माइग्रेट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से थे? वो थे प्लांट्स, दैट इज ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में भी कौन से? मोसेस। चले तो सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने सबसे पहले एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आए वो कौन से थे? प्लांट। और प्लांट में कौन से थे? ब्रायोफाइट्स। और इन ब्रायोफाइट्स के बाद आए थे अपने पास एनिमल्स, और एनिमल्स में कौन से आए? एम्फीबियंस। हाँ कि ना? अब एम्फीबिया के मेंबर जो थे वो अर्थ पे आ गए। इन एम्फीबियंस में से कुछ एक एम्फीबियंस अर्थ पर से डिसअपियर हो चुके, मतलब एक्सटिंक्ट है, लेकिन कई सारे मॉडर्न एम्फीबियन अभी भी अर्थ पे है, अभी भी अर्थ पे है। जैसे हम बात करके चले फ्रॉग्स के बारे में, सैलामेंडर के बारे में। फ्रॉग, सैलामेंडर ये जो है बेटा ये मॉडर्न एम्फीबियंस है। क्या है? मॉडर्न एम्फीबियन जो अर्थ पे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं ये कह दूं कि जो सिलाकैंथ जो थी, जिसको अपन ने बोला था लोब फिन फिश, वो लोब फिन फिश किसकी एंसिस्टर हुई? वो लोब फिन फिश जो थी वो थी जिन्होंने एम्फीबियंस का फॉर्मेशन किया। और एम्फीबियंस के फेमस एग्जांपल जो मॉडर्न एम्फीबियंस है उसमें हुआ फ्रॉग एंड सैलामेंडर। तो मैं कह दूं कि सिलाकैंथ दैट इज लोब फिन फिश जो थी वो है एंसिस्टर। किसके एंसिस्टर है? फ्रॉग एंड सैलामेंडर की। ऐसा ही तो एनसीईआरटी लिखा है, लोब फिन्स आर एंसिस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स। चले भैया, अब हमको पता है एम्फीबियंस जो थे, उन एम्फीबियंस की एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? उन एम्फीबियंस की सबसे बड़ी दिक्कत बेटा ये थी कि उनका जो वो एम्फीबियंस जो थे वो रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट थे? वाटर पे। किस पे? वाटर पे। मैं लिखा डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। अब सवाल यह था कि सर ऐसे इनके सामने क्या प्रॉब्लम थी कि इनको बेचारों को वाटर पे डिपेंड रहना पड़ता था? हाँ कि ना? बच्चे इनके सामने प्रॉब्लम यह थी कि सबसे पहला तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे, इन ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि पानी के अंदर हो रहा था। कहां हो रहा था? पानी के अंदर हो रहा था। दूसरी बड़ी बात ये कि अपने पास ये एम्फीबियंस है। मैंने मान लिया ये मेरे पास एम्फीबियंस का एग है। ये मेरे पास किसका एग है? एम्फीबियंस का एग है। ये मेरे पास एम्फीबियंस का एग है। ये एम्फीबियंस का एग जो होता है, इस एग के अराउंड सेल जो था, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो थी, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल प्रेजेंट नहीं था। मैंने बोला एम्फीबियन का जो ये एग है, इस एग में सेल जो है वो सेल है बेटा एब्सेंट। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? एब्सेंट। जब सेल नहीं है तो अगर इस एग को मैं लैंड पे रखूंगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले
एडेप्टेशन इनके पास नहीं है। अगर मैं इसे लैंड पे रखूंगा तो इस एग पे लगातार लगातार सनलाइट गिरती रहेगी। जब सनलाइट गिरती रहेगी तो ये जो एग था, इस एग से वाटर का लॉस होगा। किसका लॉस होगा बेटा? वाटर का। जब इस एग से वाटर का लॉस हो जाएगा तो धीरे 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 अंदर का जो सारा का सारा मटेरियल था, वो मटेरियल था उसमें वाटर की होगी डिफिशियंसी और इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। तो हमने ये कहा कि इसकी बहुत बड़ी बेचारे की मजबूरी थी। पहला तो इसके एग पे सेल प्रेजेंट नहीं था। अगर सेल होता तो ये सेल जो था ये इस एग से वाटर लॉस को रोक लेता, सनलाइट की वजह से जो वाटर इवेपोरेट होके जा रहा था उसको रोक लेता, डिहाइड्रेशन को रोक लेता। एंड दूसरी बात, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था जिस वजह से इनका पानी में वापस जाना जरूरी था। किस चीज के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि एनिमल रिप्रोडक्शन के लिए पानी में नहीं जाए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उस एनिमल में सबसे पहले तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो। सबसे पहले क्या हो? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, हाँ कि ना? अगर वो ओविपेरस एनिमल है तो उसके एग के अराउंड सेल प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सेल, ताकि ये एग से वाटर लॉस को रोक पाए, हाँ कि ना? चलो भैया मैं आगे देखिए। तो हमने बोला कि अपने पास ये एम्फीबियन आए और इन एम्फीबियन से ही इवॉल्व हुए। वो अपने पास इवॉल्व हुए बेटा रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स जो थे वो रेप्टाइल्स अर्थ पे फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट थे। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। मैंने बोला कि जब भी पूछे फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, वो वर्टिब्रेट कौन से थे बेटा? वो थे रेप्टाइल्स। क्यों कहा मैंने ऐसा? वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन रेप्टाइल्स जो थे ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट नहीं थे। वाटर पे डिपेंडेंट नहीं थे। चले भैया, ये लैंड पे रहते थे, बॉडी से वाटर लॉस को रोकने के लिए इन पर प्रेजेंट थे। वो प्रेजेंट थे एपिडर्मल स्केल्स जो बॉडी से वाटर लॉस को रोकते थे। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था एंड इनके एग जो थे उन एग पे प्रेजेंट था थिक सेल। तो मैंने कहा इनके थिक सेल्ड एग थे और ये जो थिक सेल्ड एग था, इन थिक सेल्ड एग का क्या फायदा था? ये एग जो था जिसपे सेल प्रेजेंट था, लेदरी कवरिंग प्रेजेंट थी, ऐसे एग को बोलते हैं क्लिडोइक एग। और ये जो एग थे ये क्या काम कर रहे थे? मैंने कहा ये क्या कर रहे थे? प्रिवेंट्स वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। जैसा मैंने कहा था कि एम्फीबिया में तो सेल एब्सेंट था, इसलिए क्या हो रहा था? जो ये एग पे सनलाइट गिर रही थी तो एग से वाटर इवेपोरेट होके बाहर निकल रहा था, मतलब एग से वाटर का लॉस हो रहा था। लेकिन इसमें क्या था? थिक सेल प्रेजेंट था और ये सेल क्या काम कर रहा था? एग से वाटर लॉस को रोक रहा था, मतलब डिहाइड्रेशन को रोक रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि रेप्टाइल अर्थ के फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट थे। चलो भैया मैं आगे, हाँ चले नेक्स्ट। अब अपने पास जो अर्ली रेप्टाइल्स जो थे उन अर्ली रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हो गया, अर्थ पे रहने लग गए। चले, अब वो अर्ली रेप्टाइल जो थे उन अर्ली रेप्टाइल का फॉर्मेशन हुआ था, वो लगभग हुआ था 200 मिलियन ईयर्स बैक। कब हुआ था? लगभग 200 मिलियन ईयर्स बैक हुआ था, हाँ कि ना? अब वो 200 मिलियन ईयर्स बैक से लेके और आज तक डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ। मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स बने जिनका साइज, बॉडी का साइज, बॉडी की शेप अलग अलग थी और वो अलग अलग टाइम पीरियड पे अर्थ पे डोमिनेट की, जिनमें अपन बात करके चले। अपने पास टाइटल आया, टोर्टोइज आया, क्रोकोडाइल आया, स्नेक आया, लिजर्ड्स आया, टूअटर आया। ये ऑर्गेनिज्म वो थे जब फर्स्ट अपने पास रेप्टाइल बना था लगभग 200 मिलियन ईयर्स बैक, 200 मिलियन ईयर्स बैक। चले, उसके बाद धीरे धीरे उससे वेरियस काइंड ऑफ रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ और ये रेप्टाइल्स वो थे जो अभी भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक काम और हुआ। क्या हुआ? ये जो अपने पास 200 मिलियन ईयर्स पहले जो ये अर्ली रेप्टाइल्स बने थे, इन अर्ली रेप्टाइल्स में से कुछ एक रेप्टाइल्स ऐसे थे
मैंने बोला ये रेप्टाइल्स क्या थे, ये रेप्टाइल्स जो थे इनमें से कुछ एक रेप्टाइल्स ऐसे थे जो लैंड पे आए और लैंड पे आने के बाद वापस वाटर के अंदर चले गए और फिर वो मरीन वाटर में रहने लगे। तो वही बात कह रहा हूं कि अपने पास ये जो एम्फीबियंस आए थे, इनमें ये जो अपने पास रेप्टाइल्स आए थे जो कि एम्फीबियन से इवोल्व हुए थे, इन रेप्टाइल्स में से कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो वापस कहां चले गए, वापस चले गए, वो वापस चले गए वाटर में, और वाटर में जाके वो फिशेज की तरह रहने लग गए। उनका बिहेव कैसा हो गया, फिशेज वाला, वो फिश की तरह अपीयर होने वाले रेप्टाइल्स थे। और उन रेप्टाइल्स का ओरिजिन भी कब हुआ, 200 मिलियन ईयर्स बैक। मतलब जब फर्स्ट रेप्टाइल बना था उनमें से कुछ रेप्टाइल तो वापस पानी में चले गए और वो फिश की तरह अपीयर होने लगे। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल अपने पास इक्थियोसॉरस। ये इक्थियोसॉरस जो है इसको अपन बोलते हैं फिश लिजर्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसको ही अपन बोलते हैं फिश लिजर्ड। मतलब ये एक फिश लाइक रेप्टाइल है जो लैंड पे आने के बाद वापस कहां चला गया, वाटर में चला गया। एंड जो वाटर में नहीं गए, जो लैंड पे ही रह गए, उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ने आगे चल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन कर लिया, लाइक टर्टल, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड, एंटुआट्रा, डायनासोर। चले भैया, अब यहां पे मैंने कहा कि ये सारे के सारे रेप्टाइल्स तो यहां पे सरवाइव कर रहे हैं और ये वाला जो है ये अपने पास अभी एक्सटिंक्ट। ये कैसा है,